राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की जो सरयू पुस्तक है और सरयू का पाठ 14 गद्य भाग में, यानी पद्य भाग हमने संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया और ये मिठाई वाला पाठ ये भी आपके 2020-21 का जो संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया उसमें आपके यह पाठ रखा गया है। तो गद्य भाग के जितने भी पाठ है उनकी शुरुआत करते हैं आज और मिठाई वाला पाठ से शुरू करते हैं। वैसे ये पहला पाठ, इससे पहले का जो पाठ है 13वां पाठ, वो भी आपके कोर्स में है, वो यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ते हैं मिठाई वाला, जो एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं जो हमारे जीवन में भी काम आते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे हिंदी कंपलसरी और हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, इनसे संबंधित आप वीडियोज हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर आपके लिए जो परीक्षा से संबंधित मटेरियल डाला जाता है उसके लिए आप सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं इन ग्रुप्स से आप अवश्य ही जुड़ जाइए ताकि परीक्षा तक और परीक्षा के बाद भी आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह से होता रहे। ये जो पाठ होते हैं इन पाठों में थोड़ा समय आपको इस पर केंद्रित करना चाहूंगा कि इसमें हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, एक तो लेखक परिचय मस्ट है, लेखक परिचय या कवि परिचय, इन दोनों में से एक आता है। तो आपको कम से कम कुछ लेखकों के परिचय और कुछ कवियों का परिचय अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो लेखक परिचय बहुत जरूरी है। पाठ का केंद्रीय भाव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्रीय भाव पढ़ने से क्या होता है कि पाठ का आइडिया और पाठ का जो सारांश है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। तो आप हमेशा केंद्रीय भाव को अच्छी तरह से याद रखें। अब बात आती है कि पाठ के बीच में यानी कम से कम जो 40 से 50% जो क्वेश्चन हैं, यानी आपके जैसे मान लो 21 क्वेश्चन आए हैं तो 21 में से 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो बीच में से आएंगे, पाठ के बीच में से बनेंगे। अब जब हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ते पढ़ते मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा कि इस लाइन के अंडरलाइन कर लीजिए, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो वहां से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अंतिम जो होगा वो अपना होगा प्रश्नोत्तर, वो परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आइए अपन शुरू करते हैं इस पाठ को और देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपका ये पाठ और नाम है मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका लेखक परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका जन्म कानपुर में 1899 में हुआ, उनकी पहली कहानी थी यमुना, जो 1923 में शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कितनी अच्छी बात है, आपके आगे भी काम आने वाली बात है। यमुना जो उनकी कहानी थी वो 1923 में प्रकाशित हुई, वो शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे, गद्य से पहले वो पद्य लिख चुके थे। वाजपेयी एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। बहुत अच्छी सृजन कला है, लेखन कला है। इनके उपन्यास देखिए, त्यागमयी, पतवार, भूदान, छलना, राय पिथौरा, ये इनके मुख्य उपन्यास है। और उनके उपन्यास है, उनके नाटक भी है, और छलना और राय पिथौरा उनके नाटक है। ये छलना और राय पिथौरा ये तो इनके नाटक है, क्या है। और त्यागमयी, पतवार, भूदान ये इसके उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। कविता संग्रह है इनका ओस की बूंदे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी साहित्य का भी सृजन किया और संपादन के क्षेत्र से भी वो जुड़े रहे। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह हैं कहानीकार के रूप में, अर्थात मधुपर्क, हिलोर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे और स्नेह, ये इसके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। वाजपेयी जी कहानियों में
मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व देते हैं। इनकी जो कहानियां है उसमें मध्यम वर्ग में, यानी ना तो लो और ना हाई, यानी बीच का जो वर्ग है, बीच के वर्ग में जो अंतर्द्वंद है, बीच के वर्ग में जो विषमताएं हैं, बीच के वर्ग का जो जीवन है, उसके बारे में उनकी कलम ज्यादा चली है। बदलते समाज और बदलते वातावरण और नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी जी ने बहुत अधिक महत्व दिया है। जो जो वातावरण बदलता है, उन्होंने कुछ कहानियां समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर भी लिखी है। समाज में कुछ ऐसी परंपराएं होती है, रूढ़ियां होती है, जो परंपराएं सदियों से चली आती है, और वो कुरीतियां होती है, उन कुरीतियों को लेकर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। और कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण इन्होंने किया है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरत चंद्र की भावुकता और मार्मिकता भी मिलती है। अर्थात इनके काव्य में प्रेमचंद्र और शरत चंद्र दोनों का मिला जुला रूप मिलता है। वाजपेयी की कहानियां आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। व्यंजकता क्या है? यानी व्यंजकता का अर्थ है कि इस प्रकार की बातें जो प्रत्येक पाठक पर अलग अलग तरह का असर या प्रभाव डालती है। हर पाठक उससे प्रभावित होता है, चाहे किसी न किसी रूप में हो। कथानक अल्प होते भी कहानियां तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। शीर्ष आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। अब मिठाई वाला ये एक शीर्षक है, तो अब मिठाई वाला के बारे में आदमी कई प्रकार से व्यंजना कर सकता है, कई प्रकार की बातें सोच सकता है। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी की कहानियों की निजी विशेषता है। ये तो था इसका परिचय। अब पाठ परिचय में देखिए, ये इसका केंद्रीय भाव है। क्या है इसका केंद्रीय भाव? केंद्रीय भाव में कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हट, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। ये जो लाइन है ना, यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। ये लाइन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बन जाती है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका उदाहरण हम इस कहानी में देखते हैं। अब देखते हैं कि इस कहानी में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, बच्चों को बहलाने वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता खिलौने वाला जो आता है, वो कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, और इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार ऐसा होते हैं। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, अर्थात जब वो गलियों में घूमता था। कौन? मिठाई वाला या मुरलियों वाला, खिलौने वाला। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों और बच्चियों का झुंड। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगे। पूछने लगे, बच्चे क्या पूछते हैं? इचका क्या दाम है? ऑल इचका क्या दाम है? खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर खिलौने वाला सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक उससे उछलने कूदने लगते बच्चे, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, 30-32 का होगा। तो यानी खिलौने वाला जो था वो कितने उम्र का था? 30-32 का, दुबला पतला। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में और उसे बच्चे घेर लेते, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। चुन्नू और मुन्नू तक लहराता हुआ पहुंचा और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी, देखिए यहां से कहानी का मोड़ स्टार्ट होता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आ गए। वे दो बच्चे चुन्नू
वे दो बच्चे थे। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, अर्थात घोड़ा यानी घोड़ा, कि मेरा घोड़ा जो है वो कैसा सुंदर है। तब मुन्नू बोला, चुन्नू और मुन्नू दो बच्चे थे राय विजय बहादुर के, और वो कहता है, मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी, विजय बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? रोहिणी, कुछ देर तक खड़े उनका खेल निहारती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, अर्थात 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात छेड़ी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। यहां से क्या है, थोड़ा सा मन कौन जाता है कि ये खिलौने जो है वो इतने सुंदर खिलौने 2 पैसे में कैसे दे दिए। अब क्या है कि भैया, यानी साल कितने हो गए? 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बाद जो खिलौने वाला था वो वापस आता है। नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया नगर में, और लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला उससे और क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उसने कहा, गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब आपके जैसे मान लो आ सकता है कि मुरली वाले या खिलौने वाले की वेशभूषा कैसे थी? तो क्या था वो? गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। और वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। प्रतिदिन इस प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, और बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब कहता बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मन ही मन का खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता ये इधर आए न आए, और वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। बच्चों से बातें कर रहा है वो। तुम्हारी माँ के पास पैसे? रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। रोहिणी ने जब स्वर सुना तो तुरंत उसे खिलौने का और खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने रोहिणी उठकर पति विजय बाबू के पास गई और उसने कहा कि जरा मुरली वाले को बुलाओ। चुन्नू, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, चुन्नू मुन्नू को बुलाओ। और वो वहां पर क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले को, या मुरली वाले किसी की टोपी गले में पड़ी थी, किसी का जूता पार्क में छूट गया था, और किसी की सौंथनी ही ढीली होकर लटक गई थी। अर्थात जो ही उन्होंने मुरली वाले की आवाज सुनी तो बच्चे इस तरह दौड़ने लगे कि बच्चे जो है वो अपने पहनने का ओढ़ने का ढंग भूल गए। कोई कपड़े छोड़कर आ गया, कोई जूते छोड़कर आ गया, अर्थात कोई पाजामा छोड़ करके आ गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और भी है इस समय मेरे पास, 1 2 नहीं, पूरी 57 है। तो उसके पास कितनी मुरलियां थी? 57 मुरलियां। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? ये किसको जवाब दे रहे हैं? विजय बाबू। दी तो मैंने वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। जैसे ये लाइन है, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, पंक्ति से लेखक का क्या आशय है?
इससे ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। देते होंगे सभी को दो दो पैसे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाते हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। एक यहां से प्रश्न बनता है कि मुरली वाला अप्रतिभ क्यों हो उठा या अधीर क्यों हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इसी भाव पड़ी है। जैसे मान लो तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसा कहने पर मुरली वाले ने क्या जवाब दिया। यहां से ये प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ का उत्तर यह हो सकता है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंगीन मुरलियां थी। बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली उसे निकाल देता। यह है बड़ी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारा लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। मतलब ये जो है उनकी बच्चों को बहलाने की, बच्चों को मनाने का एक तरीका था। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ये निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। आप फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मुरली वाले ने बच्चों को अपनी माँ से पैसे मांगने के क्या तरीके बतलाए। जैसे दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। ये मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, तुम भी ये लो। यानी उनसे भी, जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे भी उसने मुरली दे दी है। अब आगे तीसरा सीन आता है, देखिए यहां से। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुमान किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा गया। फिर वे सौदा कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। और बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहिक बातें याद आती रही। महीने आए, महीने चले गए, फिर मुरली वाला कभी नहीं आया। धीरे धीरे स्मृतियां भी क्षीण हो गई। और जब वापस पूछा गया तो उसने कहा, पेट जो ने कराए सो थोड़ा है। ये लाइन, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये विशेष लाइन है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। मुरलिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है। और वो बात आई गई हो गई। अब क्या है, 8 महीने बाद, उसके 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर आजानुलंबित केश का अर्थ होता है घुटनों तक उसके लंबे केश थे। आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। और इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और इस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ने हो, जरा हटकर के चिक की डोर में ओढ़ कर मैं बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ जायकेदार, बहुत बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या विशेषता बताई। मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या विशेषता बतलाई। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दो, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे।
मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं, ये अब मैं क्या क्या दूं तुम्हें। खैर, मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 की सही, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं, अर्थात मैं मोल भाव नहीं करता। कहते हुए दादी क्या करती है, उसकी दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। यानी दादी कहती है कि मैं ज्यादा मोल भाव नहीं करती। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। अब वो उसने बताया कि मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी जो है चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय के भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरलियां लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह और भी कुछ बातें पूछने के लिए ऐस्तर हो उठी और वो बोली, इन व्यवसायियों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूं। जैसे यहां पर एक प्रश्न बनता है कि मिठाई वाला तरह तरह की चीजें क्यों बेचता था? सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें जाने ही दे। इन पंक्तियों में यानी मिठाई वाले के कौन से भाव व्यक्त किए गए? अब उन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। इन पंक्तियों में या इस पंक्ति में मिठाई वाले की कौन से भाव व्यक्त हो रहे हैं, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई और भी ले लूंगी कुछ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, इज्जतदार आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे, स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, वो मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला अब कोई नहीं जानता कि आज वो उनमें से कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं, और वे अंत में यहीं तो होंगे, यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे होंगे। तो देखिए, इसमें यहां प्रश्न बनता है कि मिठाई वाले ने रोहिणी के पूछने पर उसने अपना क्या परिचय दिया, किस प्रकार परिचय दिया, या वो मिठाई वाला तरह तरह के खिलौने क्यों बेचता था, उसके अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तब उसने कहा कि वो बच्चे यहीं कहीं जन्मे होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी न कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है उस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। उसने किसने कहा? मिठाई वाले ने। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पूड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। यानी चुन्नू मुन्नू को उसने मुफ्त में मिठाइयां दे दी। दादी बोली, अरे अरे, ये पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा और वही मादक और मृदुल स्वर में कहने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये पाठ था, और इस पाठ में लगभग 3 जो लाइनें हैं वो विशेष है, वहां पर आप ध्यान कीजिएगा। वो उनके वीडियोस अलग से जारी किए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने किताब में उनको उतार लें, ताकि जब कभी भी आप उनका विश्लेषण नहीं कर पाए
तो आप निश्चित रूप से मेरे पास भेजें। अब इसमें मोस्ट प्रश्न कौन से बनते हैं? देखिए, मोस्ट प्रश्न में मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न में लगभग कम से कम यानी जो 10 तरह के प्रश्न है इससे बन सकते हैं और उनका उत्तर यही हो सकता है। पेट जो ने कराए सो थोड़ा है, इस कथन में मिठाई वाले का कौन सा मनोभाव व्यक्त होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या क्या विशेषताएं बतलाई है, मिठाई वाला अपना सामान सस्ते में क्यों बेचता था, मुरली वाले ने बच्चों को अपनी मां से पैसे मांगने का क्या तरीका बतलाया, और मिठाई वाला कहानी ये जरा याद कर लेना, ये बड़ा प्रश्न है, वो आ सकता है 4 अंकों का। कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है, उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले रोहिणी को अपनी क्या सुनाई, अर्थात वो अपने अतीत के बारे में उन्होंने क्या क्या बतलाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।